नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 6 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे हर एक लेक्चर में क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार पीपीटी को दिखा देता हूं कि स्लाइड पे क्या क्या चीज़ें हम लिए हैं, तो उससे आपको क्लियर कट ये समझ में आ जाए कि आज हम किन विषय वस्तु को और किस प्रकार से इस लेक्चर में शामिल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन बिंदुओं को शामिल करेंगे। लेक्चर की रूपरेखा ये हम अभी थोड़ी देर बाद इस पर आएंगे। आज हम एक खबर कवर करेंगे और वो किससे होगा? WMO की रिपोर्ट से। WMO जो मैं आपको कुछ दिन पहले ही अभी परसों के जो डीएनएस है उसमें पढ़ाया था WMO के बारे में। वहाँ पर हमने विश्व मौसम जो संगठन है, मौसम विज्ञान संगठन, उसके लिए हमने एक अलग कंटेक्स्ट में चक्रवातों के लिए बात किया था। आज हम इस संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि ये संगठन क्या है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। उसके बारे में स्टडी करने के बाद एक अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग एक खबर आई है, दैनिक जागरण के पेज 2 पर है और उसके अलावा हिंदू पर भी है और भी न्यूज़पेपर्स में है। और वो क्या है? तो एक संस्थान है जिसको हम नोटो बोलते हैं, देखेंगे आगे हम। उस नोटो संस्थान के बारे में बात की गई है। ये देखिए नाम इसका है कि राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, जिसको नोटो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, NOTTO। तो इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में भी हम इतनी बातें करेंगे जिससे कि आपको पूरी इसके बारे में समझ विकसित हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए चंद्रयान मिशन से संबंधित विषय वस्तु को कवर करेंगे। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 अभी न्यूज़ में आया है। तो देखेंगे क्यों न्यूज़ में है, इसको कवर करेंगे और इसको पूरे ढंग से हम कवर करेंगे जिससे कि आप मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को भी हल कर सकें। तो इस तरीके से आज हमारा इस लेक्चर का विषय वस्तु रहेगा। अब हम लोग आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले एक बार रूपरेखा को जल्दी से पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन पढ़ेंगे। ये मैंने आपको अभी दिखा दिया। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक संगठन के बारे में और हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, उन चुनाव का रिजल्ट आया है। तो आप देखेंगे चुनाव के रिजल्ट के बाद खबरें ज़्यादा पॉलिटिकल चुनाव से संबंधित ही आ रही हैं। जो महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको हम अपने इस डीएनएस में शामिल कर रहे हैं। तो अगला क्या है? राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, इसको हम कवर करेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए हम चंद्रयान मिशन को पूरी तरीके से समग्र अध्ययन इसका करेंगे, जिसमें हम चंद्रयान 1 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन के भी छोटे छोटे इनपुट लेंगे। तो चलिए आज के क्लास को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली खबर क्या है? WMO की एक रिपोर्ट आई है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, और ये रिपोर्ट दशकी भी आई है। ये आप जाके देख सकते हैं क्योंकि जनसत्ता के पेज नंबर 20 पर है। आज का न्यूज़पेपर जाके देखेंगे तो जनसत्ता न्यूज़पेपर के पेज नंबर 20 पर यह खबर है। इसके अलावा ये जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर हैं उनमें भी है। आपको पता है कि अभी COP28 का सम्मेलन हो रहा है, ख़त्म तो अभी हुआ नहीं है। उसमें ऐसी बातें की जा रही हैं, बहुत सी अभी अलग अलग बातें हो रही हैं जिनको हम पूरा सम्मेलन जब ख़त्म हो जाएगा सॉरी, पूरा सम्मेलन ख़त्म हो जाएगा फिर डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हम उससे छोटे छोटे इनपुट ले रहे हैं। जैसे WMO ने रिपोर्ट जारी किया है, तो WMO संस्थान क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। तो इसने रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में इसने बताया क्या है कि इसने एक दशकीय रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन पर एक दशकीय रिपोर्ट जारी किया है। इधर संदर्भ मैंने लिख दिया है आपको, आप चाहें तो इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो क्या बातें की गई हैं मैं यहां से आपको बता देता हूं कि 2011 से 20 का जो दशक रहा है ये काफी गर्म रहा है। सबसे गर्म दशक कहा जा रहा है 2011 से 2020 तक। यहां संदर्भ देखिए लिखा गया है 2011 से 20 का जो दशक है, जलवायु परिवर्तन इसमें तेजी से हुआ है, बहुत गर्म रहा है ये। और 2023 कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा गर्म वर्ष होगा ये। उसके बाद
ये तो उसने वार्षिक जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें है, और ये वाली बात क्या है, जो उसने दशकीय रिपोर्ट 10 सालों बाद जो रिपोर्ट जारी करता है तो दशकीय रिपोर्ट में है। उसके बाद यही उसने बात किया है कि विश्व जो जलवायु की स्थिति के रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि चरम मौसमी घटनाएं अब और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, इससे विभिन्न देशों को नुकसान हो रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसी बातें की गई हैं। और इसमें फिर यह भी बात किया गया है कि कार्बन के उत्सर्जन में कौन सा देश कितना अपना भागीदारी दे रहा है, कितना ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है। तो आपको पता है कि विकसित देश उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं और वहाँ के लोग भी कम हैं, तो पर कैपिटा एमिशन भी, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भी उनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एब्सोल्यूट भी ज़्यादा होता है। तो हमारा जो भारत के संदर्भ में बात की गई है यहाँ पे क्या, कि भारत ने क्या किया है, 1850 से अभी तक कार्बन उत्सर्जन जो भी किया है वो दुनिया भर के उत्सर्जन का मात्र 3% है। तो इसका मतलब नहीं कि इसको भारत को लगातार उत्सर्जन करते ही रहना चाहिए, और भारत उत्सर्जन करने के लिए, कम करने के लिए प्रयास कर भी रहा है, लेकिन अभी विकास की अवस्था में है, तो इतना आसानी से ये चीज़ें कट करनी संभव नहीं है। तो ये सारी बातें इसमें किया है। चूंकि हिंदी का न्यूज़पेपर है तो आप इसको पढ़ के संदर्भ को और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम इसके बारे में संस्थान से देखते हैं कि संस्थान क्या है। पहले तो हम 2018 में देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि मोमेंट्स फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। तो संस्थान दिए थे कि किस संस्थान के द्वारा यह पहल किया गया था, और इसलिए संस्थानों को भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है जो महत्वपूर्ण हैं और खबरों में लगातार आ रहे हैं। और WMO लगातार ही कहीं ना कहीं खबरों में आता है। आपने देखा कि चक्रवात वाले में भी मैंने आपको WMO के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि इस संगठन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि सारे जितने भी डायमेंशन इसके हैं सबको मैं यहाँ कवर कर लूँ, जिससे कि आपको एक बार में पूरा प्रीलिम्स के लिए मैटर मिल जाए। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, WMO बोलते हैं इसको हम। तो सबसे पहले तो यह है कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, लेकिन साथ ही ध्यान रखना है कि ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी भी है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का एक अनुषंगी निकाय भी है ये। उसके बाद क्या दिमाग में रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना इसकी 23 मार्च 1950 को हुई। और स्थापना कैसे हुई, तो इसके पहले एक संगठन होता था IMO, जिसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO। इसके निदेशकों का, जो भी इसके निदेशक थे, उनकी 12वीं सम्मेलन हुई थी 1947 में। किसकी, IMO के, ध्यान रखिएगा। ये पहले एक संस्थान था, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। इसके 12वीं सम्मेलन जो 1947 में हुई थी, उसी के दौरान विश्व मौसम विज्ञान कन्वेंशन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कन्वेंशन को अपनाया गया, एवं इसी कन्वेंशन के माध्यम से 23 मार्च 1950 को इसे अनुमोदित किया, मतलब इसको स्थापित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि IMO के निदेशकों के 12वें सम्मेलन के माध्यम से एक कन्वेंशन साइन किया गया और उसी को अनुमोदित करके इसकी स्थापना की गई। जब ये 1950 में बनी तो उस समय ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी या विशेषीकृत एजेंसी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, यह 1951 में मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु, संचलनात्मक विज्ञान, संचलनात्मक जल विज्ञान और भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। मतलब स्थापित 1950 में हुई और संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी कब बनी, ये 1950 में स्थापित और 1951 में ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बनी या विशेषीकृत एजेंसी बनी, या अनुषंगी एजेंसी भी बोल सकते हैं आप, अनुषंगी निकाय भी बोल सकते हैं। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें, तो वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है कि इसके द्वारा कोई रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है क्या, क्योंकि कई बार रिपोर्ट पे प्रश्न पूछ लेता है कि कोई रिपोर्ट दे देगा, बोलेगा कि इसको प्रकाशित कौन करता है। IMF से संबंधित आप देखेंगे रिपोर्ट आए हैं,
वर्ल्ड बैंक से संबंधित आए हैं। ये भी एक संस्थान है महत्वपूर्ण, कभी इससे भी पूछा आ सकता है। तो इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी हैं? तो एक विश्व जलवायु की स्थिति जो अभी जारी हुआ है, और दूसरा ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी जारी करता है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी जारी करता है कि ग्रीन हाउस का उत्सर्जन का स्तर अभी क्या है, अपने बुलेटिन में इसको ये जारी करता है। तो ये इसके रिपोर्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके कार्य के, कि इसके कार्य क्या है। देखिए इसका कार्य मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है, स्क्रीनशॉट में अभी हट जाऊंगा, ले लीजिएगा आप। इसका एक काम तो क्या है, स्थिति स्थापक बनाना, जिसको विल्ड रिजिलियंस बोलते हैं। कई बार देखेंगे हिंदी में लोग इसको लचीलापन बनाना बोल देते हैं, बट वो सही शब्द नहीं लगता लचीलापन बनाना हिंदी में, इसलिए इसको बोलते हैं स्थिति स्थापक बनाना, विल्ड रेजिलियंस, लचीलापन लाना। तो WMO जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में, जो भी जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक संवेदनशील देश हैं, जो तटीय देश हैं, जो आइलैंड वाले देश हैं, या जिन पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हो रहा है, उन संवेदनशील देशों में लचीलेपन को मजबूत करने के लिए काम करता है। मतलब स्थिति स्थापक उसको बनाने के लिए कार्य करता है कि किस तरीके से वहाँ पर प्रयास किया जाए कि उनको ज़्यादा नुकसान न हो, वो ज़्यादा वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ जो वनस्पतियाँ हैं, उनको ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। अगला काम क्या है, सेवाएं प्रदान करना। क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है ये? तो मौसम विज्ञान और जलवायु संबंधी उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और मानक निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। आपको पता है कि इसने ही चक्रवातों का नाम देने का भी पहल इसने बनाया था। आपको पता है कि 2000 से पहले हम चक्रवातों का नाम नहीं देते थे, 2004 से शुरू हुआ है। तो उसने 6 क्या किया है, जो क्षेत्रीय संस्थाएं गठित किया है। उसी संस्थाओं में से एक IMD, जो इंडिया की IMD है, उसी में से एक है जो इसका काम करती है। तो ये हमने चक्रवात वाले लेक्चर में देख लिया था, आप देख सकते हैं उस DNS को। तो ये काम करता है ये। अगला क्या है, क्षमताओं और दक्षताओं को विकास करना। क्या करता है, जो इससे संवेदनशील देश हैं वहां पर क्षमताओं और उनके दक्षताओं को विकास करने के लिए भी ये काम करता है। कैसे? अवलोकन संबंधी डेटा दे देता है, डेटा उपलब्ध कराता है। सूचना और उत्पादों का दुनिया भर में WMO केंद्रों और सदस्य देशों के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के बीच स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान किया जाता है। मतलब भारत का IMD हो गया, ऐसे ही अलग अलग देशों के जो मौसम विज्ञान केंद्र हैं उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करता है, डेटा देता है, जिससे पता चलता रहता है कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, और उस आधार पर, उस सूचना के आधार पर आप निर्णय ले सकें। इस तरीके का ये काम करती है। वही बोला जा रहा है कि ताकि सदस्य देश क्या करें, अपने नागरिकों को महत्वपूर्ण मौसम, पानी, जलवायु और पर्यावरण से संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकें। अब अगली बात क्या है कि डेटा का आदान प्रदान भी करता है। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग देशों के अलग अलग मौसम से संबंधित संगठन हैं, मौसम विज्ञान से संबंधित संगठन हैं, तो उनके बीच में क्या करता है, डेटा का स्थानांतरण करता है। भारत से संबंधित कुछ डेटा है तो वो किसी उसके पास चला गया, वो किसी अन्य देश को दे देगा, वहां से मिला किसी अन्य को दे दिया। इस तरीके से ये डेटा को क्या करता है, स्थानांतरित करता रहता है, डेटा को का आदान प्रदान करता रहता है, विनिमय करता रहता है, एक्सचेंज करता रहता है। अब आता है निरीक्षण और निगरानी करना। तो इसका काम क्या है, भूमि आधारित, अंतरिक्ष आधारित उपकरणों के माध्यम से वायुमंडल और समुद्र की सतह पर लगातार अवलोकन करता रहता है ये। तो ये निगरानी और निरीक्षण करता रहता है। इसके पास ऐसे संसाधन हैं जिन संसाधनों के माध्यम से वो क्या करता है, अंतरिक्ष और समुद्र दोनों पर नजर बनाए रखता है कि उस पर क्या हलचल या क्या उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसके कार्य हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम। अगला क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, इसके निर्वाचक निकाय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके निर्वाचक निकाय की संरचना कैसी है। तो देखिए इसमें 4 निकाय ऐसे हैं, एक ये है, एक ये है, 2, एक ये 3 है, और एक क्या है, चौथा ये तकनीकी निकाय है। क्या क्या है थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस, वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल कांग्रेस, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस, ये इस निकाय का एक अंग है।
इसका काम क्या है? जैसे आप देखेंगे भारत में भी विज्ञान कांग्रेस है, लेकिन ये क्या है? विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा। तो यह विश्व मौसम संगठन का सर्वोच्च निकाय है। WMO का सर्वोच्च निकाय ये है। इसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सबके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इसकी प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार बैठक होती है। प्रत्येक 4 वर्ष में इसकी एक बार बैठक होती है। संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों और कार्यकारी परिषद के सदस्यों का चुनाव कराना इसका कार्य है। अच्छा, पहले तो हमने इसका परिचय देख लिया, आप कार्य देख लीजिए। तो कार्य में क्या है? संगठन के लिए सामान्य नीतियां निर्धारित करना। जैसे आप सरकार में विधायिका क्या करती है? नीतियों को बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है। वैसे ही क्या ये नीतियों को निर्धारित करेगी। उसके बाद संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को चुनाव कराएगी। ये सारा काम इसी का रहता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण ये निकाय है। और कार्य क्या है इसके? महासचिव की नियुक्ति करना, सारे निर्वाचन संबंधित कार्य इसके अंडर होते हैं। संगठन के दीर्घकालिक योजनाओं और बजट को मंजूरी देना। देखेंगे आप सरकार में भी बजट को मंजूरी कौन देता है? एक तरीके से तो बजट को मंजूरी हमारा विधायिका देती है। तो वैसे ही ये भी क्या करता है? बजट को मंजूरी देता है कि संगठन के जो लंबे योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए कितना खर्चा होगा और उन खर्चों के लिए ये सहमति प्रदान करती है। तो ये इसके कार्य हो गए। दूसरा है कार्यकारी परिषद। समझ गए होंगे कि जब ये नीति बना रही है तो ये उसको क्या करेगी? क्रियान्वयन करेगी। ये उसका क्रियान्वयन करेगी। तो इसका क्रियान्वयन का काम है। यह विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के निर्णयों को लागू करती है। क्षेत्रीय संघ, इसके रीजनल क्षेत्र भी हैं। तो ये इसी निकाय के इसी संगठन के जो निर्वाचक निकाय हैं उसके तहत ये शामिल होते हैं। तो क्षेत्रीय संघ में क्या है? तो 6 क्षेत्रीय संघ इसमें है। और वो 6 क्षेत्रीय संघ क्या है? अपने क्षेत्र के अंदर मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और संबंधित गतिविधियों के लिए समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हैं अपने क्षेत्र के अंदर। जैसे अफ्रीका का एक है, एशिया का एक है, दक्षिण अमेरिका का एक है, उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका का एक है। उसके बाद कैरेबियन जो द्वीप हैं उनका है। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है और एक यूरोप है। तो ऐसे 6 क्षेत्र हैं। इनमें से इस क्षेत्रीय संघों के लोग क्या करते हैं? जो ये संघ हैं ये मौसम और जल से संबंधित समन्वय का काम करते हैं सूचनाओं पर। अब आती है तकनीकी आयोग। तो इसके टेक्निकल तकनीकी कार्य भी होंगे, तो उसके लिए एक तकनीकी आयोग भी बनेगा। जैसे मैं यहाँ आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके लिए भी तकनीकी निकाय है जो कैमरा और बाकी चीज़ें देख रहे हैं। वैसे यहाँ पे कुछ तकनीकी कार्य हैं तो तकनीकी आयोग है। वर्तमान में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 2 तकनीकी आयोग हैं। एक तो अवलोकन, अवसंरचना और सूचना प्रणाली के लिए आयोग है, और दूसरा क्या है? मौसम, जलवायु, जल विज्ञान, समुद्री और संबंधित पर्यावरण सेवाओं और अनुप्रयोग के लिए आयोग। तो ये अपने संबंधित अलग अलग जो भी इनका काम दिया गया है वो काम करते हैं। तो ये इसके संगठन के बारे में भी हो गया। अब एक प्रश्न उठ जाता है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत 1950 से ही विश्व विज्ञान जो संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका सदस्य भारत 1950 से ही रहा है। यह आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उनको हमने कवर कर लिया। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इससे संबंधित ये अभ्यास प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। इस अभ्यास प्रश्न को करके देखिएगा कि आप इसको हल कर पा रहे हैं कि नहीं, और भी अन्य ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इन जानकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के दूसरे खबर की। दूसरा खबर आज का क्या है? तो देखिए दूसरा खबर में यह है कि म्यांमार के जो ऐसा मतलब एक आरोप लगाया गया है, यहाँ समझ लीजिए कि ब्रिटेन आधारित एक अखबार है, टेलीग्राफ, आप नाम सुने ही होंगे, अंग्रेजी का अखबार है। भारत का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है अपोलो, सुने होंगे आप। इस पर अवैध रूप से अंग प्रत्यारोपण का आरोप लगाया है। उसने बोला है कि अवैध रूप से ये क्या करते हैं? म्यांमार के लोगों से अंग खरीदते हैं और उच्च दाम पर उसको दूसरे लोगों को लगाते हैं। तो यही बोल रहा है कि आरोप लगाया है, और इस आरोप ने क्या किया है कि भारत में अंग प्रत्यारोपण को प्रतिबंधित करने वाली, मतलब इसमें जो भी अंग प्रत्यारोपण से संबंधित जो दिशा निर्देश बनाती है हमारी संस्था, राष्ट्रीय संस्था, जिसका नाम क्या है?
राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन नोटो, इसकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है। तो ये एक न्यूज आया है और इसलिए हम क्या करेंगे, इस नोटो के बारे में पढ़ लेंगे कि नोटो क्या है। फिर एक बार बात को समझ लीजिए कि इसमें क्या कहा गया है कि म्यांमार के गरीबों से किडनी खरीदने का मतलब, म्यांमार के गरीबों से किडनी या अलग अंग जो हैं, बहुत से जो अंग हैं उनको खरीद कर अस्पताल क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को लगा रहे हैं और उनसे मोटी रकम कमा रहे हैं। ऐसा इसमें क्या किया गया है, एक जिक्र किया गया है पूरे इस अखबार में, एक आरोप लगाया गया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभी मुद्दा नहीं है। कभी हम लोग अंग प्रत्यारोपण से संबंधित मेंस की बात करेंगे तो वहां जरूर देख लेंगे। अभी हम इस संस्थान नोटो के बारे में देखते हैं और ये खबर दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 पर प्रकाशित किया गया है आज के डेट में। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 2018 में ऐसे संस्थान से प्रश्न आया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण से, एनजीटी से। ऐसे ही WHO से प्रश्न आ चुका है 2022 में प्रारंभिक परीक्षा में। और आप देखेंगे तो एक संस्थान जो मैं आपको चक्रवात वाले लेक्चर में पढ़ा भी रहा था, FSSAI, उसी में मैंने कवर किया था, थोड़ी सी इसकी बात किया था मैं, जब कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग बताया था तो, कि इस पर FSSAI जो है, इस पर भी पहले प्रश्न पूछा जा चुका है और इसलिए इस संगठन को हम शामिल करेंगे और ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। देखिए क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम, तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, NOTTO। हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे इसको, NOTTO, ऐसे इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी शॉर्ट फॉर्म को आप हिंदी में लिखेंगे तो देवनागरी बना देंगे। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो परिचय क्या है, तो ये राष्ट्रीय अंग और उत्तक, समझ गए हैं आप कि अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित दिशा निर्देश देखती है ये। तो राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ये कहाँ है, किस मंत्रालय में पड़ता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। कौन, नोटो। इस मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, स्वास्थ्य महानिदेशालय के तहत यह आता है कौन सा संस्थान, तो NOTTO। तो ये बात हो गई कि किस मंत्रालय के तहत है। अगली बात कि नोटो का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा, मुख्यालय सचिवालय जो भी बोल रहे हैं आप, ये नई दिल्ली में है। अगली बात क्या है कि यह देश में अंगों की खरीद, अगर किसी का किडनी फेल हो गया, किसी से खरीदना है, हालांकि इसके लिए पूरा नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसको हम लोग किसी दिन मेंस के लेक्चर में फिर आता है, कुछ ऐसी बातें तो कवर करेंगे। आज पीटी के हिसाब से केवल संस्थान देख रहे हैं। तो यह देश में अंगों की खरीद, आवंटन, कैसे उनका वितरण किया जाए, आवंटन और वितरण से संबंधित गतिविधियों के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता है। संबंधित कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और 2011 में संशोधन के माध्यम से ये कार्य करती है। तो इसको कार्य करने के लिए जो शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इस कानून से मिलता है। ध्यान रखिएगा, कानून क्या है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और 2011 में इसमें संशोधन किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ये जो राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन है, इसके 2 विंग हैं, इसकी 2 शाखा है, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा क्या है, उस एक शाखा का नाम है राष्ट्रीय मानव अंग और उत्तक निष्कासन और भंडारण नेटवर्क। नाम से ही क्लियर है कि अंग और उत्तक निकाला जाएगा, निकालने का काम करे देखेगी ये, और उसका भंडारण कैसे किया जाए उसका काम करेगी कि भंडारण के लिए क्या क्या नेटवर्क हैं, कहाँ क्या रखना है, इन पर ये दिशा निर्देश जारी करती है। तो देखिए क्या है, यह देश में अंगों और उत्तकों की खरीद, वितरण, दान, अंग दान भी करते हैं लोग, दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के लिए समन्वय और नेटवर्किंग का सर्वोच्च केंद्र है। और क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति, दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। तो ये इस विंग का काम हो गया। दूसरा विंग जो है उसका नाम है राष्ट्रीय बायोमेटेरियल सेंटर, राष्ट्रीय उत्तक सेंटर। इंग्लिश में बायोमेटेरियल बोलते हैं और हिंदी में उत्तक बोलते हैं, ठीक है।
अब क्या है, बायोमटेरियल की खरीद, उत्तकों की खरीद, भंडारण और वितरण की गतिविधियों सहित उत्तक प्रत्यारोपण की मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के उत्तक बैंक की स्थापना की गई है इसके द्वारा। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय उत्तक बैंक के कुछ कार्य हैं, क्या हैं? तो उत्तक खरीद और वितरण के लिए समन्वय बनाएगा। उत्तक समझ रहे हैं ना आप लोग, अंग, पूरा अंग ही नहीं, उत्तक भी कई बार कुछ टिश्यू का भी ट्रांसप्लांट होता है, टिश्यू को भी निकाल कर लगाया जाता है, उत्तकों को अंग भी लिया जाता है, तो इसलिए उत्तक बोला जा रहा है। उत्तक खरीद और वितरण के लिए समन्वय, रिकॉर्ड रख रखाव, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, पता रहे कि किसने किसको दिया है, वो सुरक्षित रहे। उसके बाद क्या काम है, उत्तकों को हटाना, भंडारण, संरक्षण, जांच, ट्रैकिंग, गुणवत्ता प्रबंधन, ये सारा काम ये देखेगा। अगला क्या है, प्रशिक्षण भी देगा लोगों को, जो इससे संबंधित लोग हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करेगा। दिशा निर्देश जारी करेगा, प्रोटोकॉल बनाएगा, मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास करेगा कि किस तरीके से अंगों का प्रत्यारोपण होना चाहिए और इसको नियंत्रित करेगा। उत्तक दाता की स्क्रीनिंग करेगा कि जो अंग दान कर रहा है, उत्तक दान कर रहा है, उसकी स्क्रीनिंग करके कि उसमें कोई रोग तो नहीं है, उसके अंग को किसी अन्य में लगाने पर कुछ अन्य दूसरे संक्रामक टाइप के रोग तो नहीं जाएंगे। इस प्रकार की स्क्रीनिंग का भी ये कार्य करता है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन जो NOTTO नोटो है, इसने कुछ उपलब्धि इसकी क्या है, अपने गठन के बाद से अब तक ये क्या ऐसा काम किया है। दो बिंदु में इसको भी समझ लेते हैं कि मरने के बाद जो अंग दान के इच्छित लोग हैं कि मैं मरने के बाद अपने अंग को क्या करूंगा, दान कर दूंगा या उत्तक को दान कर दूंगा, उनकी संख्या 2013 में 340 से बढ़कर 2018 में कितनी, 875 हो गई है। तो इसके नियमन से, इसके प्रशिक्षण से, इसके जागरूकता से ये चीज़ें आगे बन रही हैं। आप देखते हैं कई बार न्यूज भी आपको ऐसे ऐड भी मिलते हैं देखने को कि आप अपने अंगों को क्या करिए, दान करिए। उसके बाद इसी अवधि में प्रत्यारोपण की कुल संख्या इतना 4990 से इतना हो गई है। थोड़े डेटा आपके दिमाग में रहे, कुछ समय पहले आप देखेंगे एक न्यूज आया था कि जो अंगदान में महिलाएं आगे हैं, काफ़ी अंगदान में महिलाएं आगे हैं और पुरुष कम हैं, इस पर भी एक रिपोर्ट आया था, देखेंगे उसको कभी हम। उसके बाद NO जो नोटो है सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से ऑफलाइन डेटा एकत्र करने के लिए सफल रहा है और 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन को प्रस्तुत किया है। कुल मिला के यह आप बस समझिए कि हर राज्यों में उपलब्ध होकर समन्वय बनाता है ये, और बाकी ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। तो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इतनी बातें जानते हैं तो इस संगठन के बारे में कुछ भी आएगा तो आप हल कर सकते हैं पीटी के हिसाब से। इस पर एक अभ्यास प्रश्न है, इसको हल करने का प्रयास करिएगा। जो हमने अभी पढ़ा है उसी से ये हल हो जाएगा, और इसके अलावा भी कोई प्रश्न आता है तो हमने इतनी जानकारी अभी यहाँ इकट्ठा कर लिया है कि उससे वो प्रश्न हल हो सकेंगे। अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के। आज विषय वस्तु जो है हमारा दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 पर आया है, और चूंकि ये अभी क्या है, एक राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात होती है, तो आप देखेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये खबर आया हुआ है। तो एक दैनिक जागरण का पेज नंबर 7 पर आया है, और दूसरा क्या है, ये जनसत्ता के पेज नंबर 18 पर आया है। मैं दोनों हेडिंगों को पढ़ देता हूं। देखिए, चंद्रयान 3 का प्रणोदन मॉड्यूल, अभी देखेंगे प्रणोदन मॉड्यूल क्या होता है, प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है देखेंगे। प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी के आसपास की कक्षा में स्थापित, अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, आपको भी समझा रहा हूं। चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल, यहाँ इंग्लिश में एक दिया है, ये भी चलेगा क्योंकि आपको साइंस में कई बार इंग्लिश वाले शब्द को ही देवनागरी में लिखना होता है, क्योंकि हिंदी में उसका मतलब बहुत ही जटिल हो जाता है और कई बार सही अर्थ भी नहीं देता है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में वापस लौटा, और यहाँ यह भी दिया है कि होप टेस्ट के बाद मिली एक और उपलब्धि, भविष्य के मानव मिशनों को लग सकते हैं पंख। अब ये तो पूरा न्यूज आप जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी का ही न्यूज है। मैंने आपको पेज भी बता दिया, अखबार का नाम भी बता दिया, तो आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। हम
थोड़ा सा इसके संदर्भ को समझेंगे कि क्या हुआ है, और उसके बाद फिर चंद्रयान मिशन को पूरा समग्र रूप से पढ़ लेंगे। देखिए संदर्भ क्या है, संदर्भ अभी आप समझ गए हैं कि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, प्रणोदन मॉड्यूल जो है, प्रणोदन मॉड्यूल, अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। प्रणोदन मॉड्यूल क्या किया था, तो ये चंद्रमा का जो सतह है उसके ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर ही क्या हो रहा था, घूम रहा था, ठीक है। और उसी में से जो लैंडर था, लैंड करने वाला, जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, वहीं से निकल के गया था, उसने ही उसको छोड़ा था। अब वहां पर वो घूम रहा था तो उसमें ईंधन बचा हुआ था। ऐसा सोचा गया था कि शायद ईंधन उसमें नहीं बच पाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें ईंधन बचा हुआ था। किसमें, ये जो प्रणोदन मॉड्यूल है इसमें ईंधन, फ्यूल बचा हुआ था। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस फ्यूल का प्रयोग करके उन्होंने बोला कि देखते हैं कि जब ईंधन बचा है तो इसको हम, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पे है, अभी मून के कक्षा में है वो, कहीं मान लीजिए मून के कक्षा में यहाँ है, तो इसको हम पृथ्वी, ये पृथ्वी की अगर कक्षा है तो हम पृथ्वी के कक्षा में लौटा के देखते हैं कि आ जाता है क्या। तो यही काम सफलतापूर्वक कर लिया गया है, इसको लौटाकर पृथ्वी की कक्षा में ला दिया गया है। जो चंद्रमा की कक्षा में ये मॉड्यूल था, प्रणोदन मॉड्यूल, उसको इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, यहां से नियंत्रित करके उसको कहां लेके आ गए हैं, तो पृथ्वी की कक्षा में लेकर आ गए हैं। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है हमारे लिए, जो कई प्रकार से हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। क्या इसका लाभ होगा, तो RLV के निर्माण में मदद मिलेगी। RLV क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। अभी क्या होता है, कोई लॉन्चिंग व्हीकल बनाते हैं हम, कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल अगर हम बना रहे हैं तो एक बार वो जाता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है। हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा व्हीकल बनाएं कि वो जाए और फिर लौट के वो आ भी जाए। तो क्या होगा, कई समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी उससे। पहली बात तो कि खर्च कम हो जाएगा, दूसरा मेहनत कम होगी, तीसरा जो अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन की बात है, अंतरिक्ष में कचरे नहीं उतने बनेंगे, अंतरिक्ष में कचरों की जो स्पेस डेब्रिज की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अंतरिक्ष मिशन हेतु मदद मिलेगा कैसे, जैसे मानव आधारित जो अंतरिक्ष मिशन इंडिया भेजने वाला है, तो उसमें क्या होगा, अब मदद मिलेगी उनको। इस आंकड़ों से, इन डेटा से समझ में आएगा, इस तकनीक से समझ में आएगा कि ऐसा हम व्हीकल बनाएं, ऐसा यान बनाएं कि वो चंद्रमा तक या स्पेस तक जाए और जाके फिर लौट भी आए, और ऐसा हो कि ऑटोमेटिक ही आने का उसमें प्रोग्रामिंग कर लिया जाए। तो कई प्रकार के संभावनाएं इसने खोल दिया है इस एक्सपेरिमेंट ने। तो ध्यान रखिए कि RLV के निर्माण के लिए मदद मिल जाएगा। मानव मिशन जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसके लिए हम ऐसे व्हीकल बना पाएंगे, ऐसे वाहन बना पाएंगे जो जाएगा और फिर वही रिटर्न होके आ जाएगा। उसके बाद क्या, अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन के लिए अभी मैं बता दिया कि अंतरिक्ष में, क्योंकि यही जाकर तो ढेर लगा देते हैं, हालांकि और भी जो उपग्रह हैं वो भी तो उपग्रह है नहीं, है तो उपग्रह को ले जाने वाला वाहन है, लेकिन ये भी कचरा तो बनाता ही है ना, तो वो कचरा कम हो जाएगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है हमारे चंद्रमा, जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसी से कि चंद्रमा के सतह पर जो हमारा लैंडर लैंड कर गया था, लैंडर का नाम आपको पता है विक्रम, अभी आगे हम देखेंगे भी। तो ये जो विक्रम लैंडर है, इसको क्या किया गया, पहले मान लीजिए कि चंद्रमा के सतह पर, यहाँ पर चंद्रमा का ये जो सतह है यहाँ पे इसको लैंड करा दिया गया, मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव के इस बिंदु पर A पर लैंड करा दिया गया। बट अभी इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इसको और थ्रस्ट देकर, प्रणोद देकर, इसको और थ्रस्ट या प्रणोद देकर इसको लगभग कितना, तो 40, देख सकते हैं आप, 40 सेंटीमीटर और दूर इसको विस्थापित कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जो लैंडर और रोवर हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, मतलब छूटने के बाद, स्थापित होने के बाद वहां पर भी उनको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा मिलकर ये जो, अच्छा इसके लिए एक मिशन भी इसरो चला दिया है जिसका नाम क्या है, LSRM, मतलब लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। मतलब चंद्रमा से जो कुछ भी सैंपल लेके आना है उनको लेकर हम आ सकते हैं, अगर ऐसा कोई यान बने जो वहां जाए, जाने के बाद लौट के आए। और उसके साथ साथ अगर हम रोवर को भी और लैंडर को भी ऊपर उठा सकते हैं तो वहां से
खनिज, मिट्टी, ये सब लेके हम आ सकते हैं आसानी से उसी के माध्यम से, और उससे क्या होगा, हम बहुत से अन्वेषण कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट मिलकर हमारे मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो ये अभी खबर है, ये न्यूज कॉन्टेक्स्ट है, आगे कभी और न्यूज में बनेगा तो केवल इस विषय वस्तु पे हम लोग और थोड़ा जोर देंगे। अब इस खबर का अगर आपको संदर्भ को समझना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम में ये कहाँ आएगा। तो पाठ्यक्रम में GS3 में आएगा। ये जो पेपर 4 होता है, पेपर 4 रहेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन पहला पेपर निबंध, और इसलिए ये GS कौन सा हो जाता है, 3, GS1, GS2, GS3। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खंड में जुड़ेगा, और इसके लिए देखिए इन 2 खंडों में जुड़ेगा। आप जाके आराम से सिलेबस देख लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस खंड में हमारा ये चंद्रयान का जो कंसेप्ट है आएगा, और विगत वर्ष में भी चंद्रयान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने 2 वर्षों के प्रश्न यहाँ लगा दिए हैं। एक तो देखिए जो पहला दिया है कि भारत के तीसरे चंद्रयान, ये तो 2023 में ही आया है, जो अभी हुआ है मेंस, जस्ट पहले जो अभी मेंस हुआ है उसी में आया है। और दूसरा जो यहाँ पे दिया है, दूसरा एक और है, अच्छा ये इसके अलावा अगर आप जाके देखेंगे, अच्छा इसको मैं एक बार पढ़ लूँ फिर मैं बताऊँ। इसके पहले 2016 में भी इससे प्रश्न आ चुका है, और ऐसा ही इसरो पर प्रश्न 2019 में भी आ चुका है। मैंने एक प्रश्न लगाया है। ये जो अभी लेटेस्ट प्रश्न आया है पिछले मेंस में, उसमें क्या आया है कि तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है। तो हम देखेंगे इसका कार्य क्या है, हम पूरा डिटेल में इसको समझ लेंगे। इसके पहले के मिशन में क्या हासिल नहीं किया जा सका था, तो ये भी देख लेंगे हम। जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए, कौन कौन से देश ये काम कर लिए हैं उसकी सूची देना था। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों की प्रस्तुत कीजिए, मतलब उसकी क्या घटक हैं, कौन किन घटकों से मिलकर वो बना है। उसके बाद और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, कई डायमेंशन को एक साथ मिलाकर। थोड़ा सा मैं इनपुट आपको दे दूं कि ये जो बोला है ना कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र, देखिए कोरोना के समय में, क्योंकि ये तो हमें लॉन्च करना ही था, कोरोना के समय में लॉकडाउन था, तो फिर वहां पे जा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या किया गया, जो थुम्बा में हमारा सेंटर है, उस थुम्बा सेंटर से रिमोटली ऐसे हमने तकनीकी विकसित किया इसरो ने कि थुम्बा में बैठ के इसको क्या किया गया, चेक किया गया कि सारे मॉड्यूल इसके चल तो रहे हैं, आके वहां पे नहीं, थुम्बा से, मतलब रिमोट तरीके से उसको हमने क्या कर लिया, देख लिया कि काम कर रहे हैं, उसके घटक नहीं कर रहे हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि 40 मिनट में ही वो देख लिए, आराम से चेक कर लेता था कि हाँ कहाँ क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, सब ठीक है या नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती, रिमोट आभासी तरीके से ये नियंत्रण वाला कार्य नहीं हुआ होता, तो शायद हमारा चंद्रयान 3 और लेट हुआ होता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसका ये इनपुट था कि आभासी वाले ने इसको समय पर भेजने में हमें सक्षम बनाया, क्योंकि कोविड के दौरान ये मैनुअली जाकर संभव नहीं था, रिमोटली इस काम को किया गया और ये तकनीक हमारी इसरो ने विकसित किया। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो सारी बातें इसमें आ जाएंगी, ये प्रश्न था। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले समग्र रूप से हम स्टडी इसका करेंगे, जैसे कि हम जो भी मेंस का टॉपिक लेते हैं उसको समग्रता में पढ़ते हैं, तो समग्र रूप में ही इस बात को भी पढ़ेंगे। देखिए पहले कि भारत के चंद्रयान मिशन, तो भारत का चंद्रयान मिशन 1, मैं इस पर डिटेल बात नहीं करूंगा, आपको हल्का इनपुट दे दूंगा। परिचय क्या है, 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया, 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, 14 नवंबर 2008 को इसका मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रयान 1 से अलग हुआ, परंतु 25 मिनट बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मतलब पूरी तरीके से सफल तो नहीं माना सकता, 90% सफल हमारा कार्यक्रम था। 382 करोड़ का इसमें खर्च लगा था। 312 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए बहुत से महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित किया था। ये चंद्रमा का किसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में चंद्रमा का त्रिआयामी एटलस निर्माण करना था और उसके खनिज का मानचित्रण करना था कि उस पर कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, उनका मानचित्रण करना था। प्रक्षेपण यान किस यान से, मतलब किस व्हीकल से इसको
प्रक्षेपित किया गया था। तो इसके लिए जो प्रक्षेपण यान था वो था PSLV C11। PSLV C11 एक बार पीटी में पूछा गया है कि किस से इसको लॉन्च किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो PSLV C11 से, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो हमारा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा इसका हमारे इसरो के लिए योगदान रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में। इसके C11 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। उपलब्धि क्या थी इसकी? तो चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल, आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल समूह से ही पानी बनेगा H2O, तो हाइड्रोक्सिल का पता लगाने में के साथ कई महत्वपूर्ण खोज इसने किया था। तो 90% हमारा ये सफल अभियान था। बहुत कुछ जानकारी हमको ये दिया था। एक फैक्ट के तौर पे आपको ये बात समझ में आ गई। परिचय किसका? चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुआ। आपको पता है कि ये इसका जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला काम था वो खत्म हो गया था, मतलब नहीं हो पाया था। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? सिंपल समझ लीजिए कि एक तो ये हुआ कि इस पेन को मैं ऐसे घूम रहा है पेन, इसको डायरेक्ट यहाँ नीचे छोड़ दूं गिर जाए, और दूसरा ये है कि इसको मैं नियंत्रित करके धीरे 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 लैंडिंग कराऊं, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, जिससे कि इसको नुकसान न पहुंचे। अगर ये तेजी से घूमते हुए गिर जाएगा तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। जो हमारा लैंडर उपकरण नीचे जाएगा वो टूट फूट के खराब हो जाएगा उसके अपरेटस। तो उसको सॉफ्ट तरीके से धीरे धीरे नियंत्रित करके अगर लैंड करा रहे हैं, कहीं उतार रहे हैं, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। तो परिचय क्या है? 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुआ। 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। कोविड के दौरान ही काफी उत्साहित थे हम लोग, देख रहे थे इसको। लैंडर विक्रम 2 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर उतरने हेतु ऑर्बिटर से अलग हुआ। ऑर्बिटर जो ऊपर इसको लेके ऐसे जा रहा है ना, घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटर यहां से क्या होगा, नीचे आएगा सतह पर। तो ये इसमें क्या इसको बोलेंगे? लैंडर। और लैंडर के अंदर एक और छोटा सा अपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कि ये रोवर है। ये निकल के इस पे क्या होगा, घूमता है। आगे मैं अभी इसका तस्वीर भी दिखा दूंगा। आगे इसका देखेंगे तो पूरी तस्वीर भी यहाँ मिल जाएगी। मैंने लास्ट में इसकी पूरी तस्वीर ला कर रखा है। देखिए ये है, ये हमारा क्या है, लैंडर विक्रम। दूसरे में भी नाम यही रखा गया था। यह है जो निकल के चलेगा। इस पे देखिए सोलर पैनल भी लगे हैं जिससे सूर्य के प्रकाश से चलता रहे। तो इसको हमने प्रज्ञान नाम दिया था। इसका प्रज्ञान नाम था, इसका विक्रम नाम था। ये हमारा सैटेलाइट था जो 3 वाले के लिए है। इसका नाम हम देखेंगे LVM-3 है। इसको फैट बॉय भी बोल रहे हैं। इसको भारत में फैट बॉय का नाम दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। ये आपने लैंडर रोवर देख लिया, आगे अभी हम और समझते हुए इसको समझेंगे। देखिए अब बात क्या आती है कि ऑर्बिटर से अलग हुआ परंतु सॉफ्ट लैंडिंग असफल रही। सॉफ्ट लैंडिंग अभी बताया मैं आपको, सॉफ्ट लैंडिंग इसकी असफल हो गई थी। हालांकि पूर्ण रूप से असफल नहीं हुआ था, बहुत कुछ डेटा हमें दिया। ये भाग इसका क्या था, एक ऑर्बिटर था जो लेके इसको घूम के वहां पे छोड़ेगा लैंडर को। एक लैंडर था, एक रोवर था। विक्रम और प्रज्ञान ही नाम था। इसको प्रक्षेपित किया गया था हमारे GSLV से। जो GSLV Mark 3 है, इसके M1 सैटेलाइट से रॉकेट से इसको सेंड किया गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर देश नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां अंधेरा रहता है, वहां पे तापमान बहुत कम रहता है, विषम परिस्थितियां हैं, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। उपलब्धि क्या रही? सॉफ्ट लैंडिंग तो असफल रही, लेकिन इसके ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्रित किया है और चांद पर पानी के प्रमाण भी प्राप्त किया है। तो मतलब ऐसा नहीं कि पूर्णतः असफल रहा, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, जो तीसरे में हमने करके दिखा दिया है। तो ये इन दोनों के बारे में उद्देश्य और परिचय है। एक बार देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चंद्रयान का मिशन जो 3 है इसको देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में इसका परिचय क्या है, ध्यान रखिएगा कि उन दोनों को भी श्रीहरिकोटा से ही, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहीं से ही उनको प्रक्षेपित किया गया था। इसको भी वहीं से किया गया है। परिचय क्या है? 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित हुआ। कहां से हुआ? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ इसका, और सफल लैंडिंग हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो स्वदेशी निर्मित LVM-M4, LVM-3M4, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल ये था। और ये 3 चरणीय था। आपको पता है कि जो हमारे व्हीकल होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, इनके कई चरण होते हैं। तो इसके 3 चरण हैं।
पहला चरण क्या है, ठोस इसमें नोदक रहेगा, ठोस ईंधन रहेगा। दूसरे में क्या रहेगा, तरल नोदक रहेगा, तरल ईंधन रहेगा। और तीसरा जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, तो क्रायोजेनिक रहेगा। और भारत में क्रायोजेनिक डेवलप कर लिया गया है अभी। अदरवाइज पहले भारत क्रायोजेनिक के लिए रूस से और अमेरिका से काफ़ी मदद मांगता था, बट अंततः स्वदेशी तरीके से ही निर्मित करना पड़ा। तो क्रायोजेनिक ये क्या होता है, बहुत निम्न ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भर के ले जाते हैं हम, और उसके बाद इनको एक साथ मिला के यहाँ पर बर्न कराते हैं। बहुत अतिशीतित करके बहुत कम ताप पर इसको एकदम स्टोर करके लाया जाता है और इसको सबसे अंतिम चरण में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये क्रायोजेनिक की बात दिमाग में रखिए। अब बात आती है 3 चरण, ध्यान रखिएगा, ठोस तरल क्रायोजेनिक। उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, ये जरूर ये अभी पूछा भी है, जो पिछला मेंस में प्रश्न आया है उसमें ये उद्देश्य पूछा है। 3 उद्देश्य क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, जो रोवर है उसको चंद्रमा के सतह पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, और चंद्रमा के सतह पर वैज्ञानिक अन्वेषण करना। चंद्रमा के सतह पर अन्वेषण करने के 2 तरीके हैं, एक तो दूर से ही करें, एक उसी पर जाके करें, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इन सीटू है इंग्लिश में। दूर से करेंगे तो एक सीटू है, तो इसको स्वस्थाने भी कई बार लोग बोलते हैं कि स्वस्थाने, वहीं पर जाके क्या करना, वैज्ञानिक अन्वेषण करना। इसकी वैश्विक उपलब्धि क्या रही, तो चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने से भारत ऐसी उपलब्धि करने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये 3 कर गए थे, भारत उसमें चौथा है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी की सूची भी मांगा है, जो अभी प्रश्न मैंने आपको दिखाया जो मेंस में आया हुआ है। उसके बाद थोड़े इसके घटक की बात करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा है उसने कि इसके घटक कौन कौन से हैं। तो इसके घटक में एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है, प्रणोदन मॉड्यूल है। इसी की बात अभी हम कर रहे हैं कि इसी को क्या किया गया है, चंद्रमा के ऑर्बिट से फिर से निकाल के पृथ्वी के ऑर्बिट में लेके आ गए हैं हम, जो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, विकास है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल ये क्या है, इसका कार्य इजेक्शन कक्षा से। इजेक्शन कक्षा क्या होता है थोड़ा समझ लो, जहां से निकलता है उसको हम इजेक्शन कक्षा बोलते हैं। देखिए इसके लिए मैंने, ये इजेक्शन कक्षा है, जहां से ये निकल रहा है ना, ऐसे देखिए ये निकला। पहले तो ये क्या करेगा, ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमेगा और उसके बाद किसी एक जगह से ऐसे निकलेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इजेक्शन कक्षा है, निर्गत कक्षा है। तो इस इजेक्शन कक्षा से निकलने, ये निकला और उसके बाद आके क्या किया, चांद की जो कक्षा है लूनर ऑर्बिट में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। फिर से घूमते घूमते दूरी कम होते 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 यहाँ आके यहाँ से फिर इस पे लैंडिंग कराया गया था। तो इसको इजेक्शन कक्षा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल रहा है कि इजेक्शन कक्षा से लेकर चंद्र कक्षा में जो पूरा वो लाइन थी, 100 किलोमीटर तक लैंडर और रोवर को ले जाना। चंद्रमा के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर तक, वहीं ये घूम भी रहा था। तो 100 किलोमीटर तक ले जाना था किसको, लैंडर और रोवर को। लैंडर के अंदर ही रोवर था, उनको ले जाना था। इसके अलावा यह अपने साथ एक विशेष यंत्र सेप ले गया था, बस नाम याद रखिएगा, पोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ भी ले गया था, इसका नाम है, जिसका कार्य चंद्र कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय माप सहित कई तरह के अध्ययन करना था। मतलब चंद्रमा के सतह से पृथ्वी का अध्ययन करना था, चंद्रमा का अध्ययन के लिए सेप नहीं था। तो कभी पीटी में भी पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है कि लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल क्या होता है, लैंडर मॉड्यूल क्या होता है, 1 मिनट में थोड़ा सा एसी को बढ़ा लूं। हाँ, तो लैंडर मॉड्यूल क्या है, देखिए लैंडर मॉड्यूल जो था ये विक्रम था, इसका नाम अभी मैं बताया, लैंडर विक्रम। ये 4 पैरों वाला वाहन है जिसका कार्य रोवर प्रज्ञान जो उसके अंदर था, प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर ले जाना था। चंद्र सतह का अध्ययन करने के लिए इसे वैज्ञानिक उपकरणों से लैस किया गया था। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से उपकरण हैं अभी अगली स्लाइड पर। लैंडर की अवधि क्या थी, मिशन अवधि 1 चंद्र दिन था। 1 चंद्र दिन 14 पृथ्वी के दिन का होता है, पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लैंडर की ये माप थी, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ये भार है, एक बार भार पे क्वेश्चन पूछ लिया था इसलिए मैंने भार यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब रोवर ये लेके जाएगा इन दोनों को, लैंडर के अंदर रहेगा रोवर, अभी जो मैंने दिखाया आपको पीछे। प्रज्ञान इसका नाम है रोवर का। तो प्रज्ञान सौर पैनलों द्वारा संचालित, सौर पैनल इसलिए लगा है कि सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो वो अपने आप ईंधन की प्राप्ति करेगा। संचालित 6 पहियों वाला रोवर, 6 पहियों वाला क्या है, वाहन है जिसे लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त
करने के लिए विभिन्न उपकरणों से लैस किया गया है। और ये भी एक चंद्र दिन मतलब पृथ्वी के 14 पृथ्वी दिन के बराबर इसकी कार्य करने की अवधि थी, मिशन अवधि थी। भार 26 किलोग्राम था और भार माप इसका दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा लूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, ये है लैंडर जो नीचे गिरेगा, और इसमें से देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, एक ऐसे खुलेगा ये और यहाँ से ये निकल के ऐसे आएगा। इसमें 6 पहिए लगे हैं, ये चलेगा चंद्रमा के सतह पर और वहाँ से डेटा और बहुत कुछ हमें सेंड करेगा, जिससे हमको समझ में आएगी कि वहाँ पे सतह कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी। तो ये हो गए इसके घटक, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे, ये आपने समझ ही लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके घटकों में लगे उपकरण, इसकी भी बात किया है प्रश्न में। तो इसके घटकों में लगे उपकरण कौन कौन से हैं, तो इसका नाम इंग्लिश में देखिए CHASTE, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसको आप सिर्फ देवनागरी में लिख देंगे, यही बातें लिखनी है। ये किस लिए, तो तापीय चालकता और तापमान के मापन हेतु। किसके, चंद्रमा के, चंद्रमा के तापीय चालकता और तापमान के मापन हेतु। दूसरा ये लैंडर में लगा है, ध्यान रखिएगा, लैंडर में एक और इल्सा लगा है और इसका काम क्या है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापना, कि लैंडिंग स्थल के आसपास कोई भूकंप तो नहीं है, उसको मापने के लिए। इसी लैंडर में एक LP लगा है जिसको लैंग मुइयर प्रोब बोलते हैं। वहां के प्लाज्मा घनत्व और उसकी विविधता का अनुमान लगाएगा कि प्लाज्मा वहां पे क्या है, प्लाज्मा की उपस्थिति है या नहीं है। और नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे को भी इसमें लगाया गया है, और इसलिए लगाया कि लूनर लेजर रेजिंग का अध्ययन करेगा। वो जो लेजर है, चंद्रमा के लेजर की उपस्थिति और उन चीज़ों को देखने के लिए इसको लगाया गया है। ये नासा का है, ध्यान रखिएगा। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल में क्या है, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक शेप लगा है जिसको अभी मैंने पीछे बताया था, जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर पोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। थोड़ा सेंटेंस पढ़ने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो ध्यान रखिए। चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक माप का अध्ययन करना, मतलब पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए इसको उसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल में डाला गया था कि चंद्रमा के सतह से देखे पृथ्वी का क्या स्थिति दिखाई दे रही है। रोवर मॉड्यूल में कौन से उपकरण थे, तो लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्रों में मौलिक संरचना की जांच करने के लिए कि वहां की क्या मूलभूत संरचनाएं हैं चंद्रमा पे। 2 चीजें, एक था क्या, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, रेडिएशन की पुंज ले गया था ये, और दूसरा लिप्स, जिसको लेजर इंड्यूस्ड लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये 2 चीजें रोवर मॉड्यूल में थी। इन उपकरणों से लैस होकर ये गया था, जिससे कि सारा कुछ बेहतर तरीके से वहां पे अपने मिशन को पूरा कर सके। इसका आप चाहें तो एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये मैंने आपको यहाँ जो लगाया है, देखिए आप समझ जाएंगे आपकी, ये वही है। LP के बारे में यहाँ बात की गई है। ये CHASTE जो भी बताया उसके बारे में है कि पृथ्वी के लिए अध्ययन करेगा। ये इल्सा के बारे में है। उसके बाद, और ये आप जाके देखेंगे अगर, तो ये आपको, ये इसरो की साइट है, इस पर जाके देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसरो की साइट पर जाके देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये यहीं से मैंने लिया है, आप भी देख सकते हैं। देखिए ये सब एक एक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे गया, क्या हुआ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और हिंदी में भी है। बट ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं काम की चीज़ तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। लिप्स क्या है, APX, ये जो रोवर में लगा है वो क्या है, इनके काम भी हमने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु चंद्रयान 3 का महत्व क्या है। इतनी बातें हमने समझ लिया, तो इसका महत्व क्या है, क्योंकि अब तो ये सफल हो चुका है और बहुत बेहतर तरीके से सफल हुआ है। तो क्या महत्व है, सॉफ्ट लैंडिंग का रणनीतिक महत्व। पहली बात कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, और पहले इसके पहले 3 देश ही करा पाए थे। तो भारत जब ये कराया तो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भारत का, इसरो का और भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का धाक जमी है पूरे विश्व में। तो इससे क्या हुआ है, देखिए मानक ईंधन भरने, अगर वहाँ पे मान लीजिए किसी अन्य ग्रह पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ से चंद्रमा तक जाएंगे, वहाँ पर ईंधन भरने की व्यवस्था की जा सकती है। तो मानक ईंधन भरने, डॉकिंग प्रौद्योगिकी, वहाँ पे रुकने के लिए डॉकिंग प्रौद्योगिकी के विकास हेतु बहुत कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी इससे। अंतर्ग्रही मिशन एवं नमूना प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाता है।
अंतर्ग्रही अन्य ग्रहों पर, ये तो उपग्रह है, अन्य ग्रहों पर अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत कुछ इनपुट हमको मिलेगा। और अभी आप नमूना पुनर्प्राप्ति तो आप देख ही रहे हैं कि अभी वहाँ से अगर रिटर्न हो जाएगी चीज़ें तो बहुत आसानी से नमूना मिल जाएगा रिटर्न होके ही, अदरवाइज वैसे भी उसमें से नमूना हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व इसका है। रक्षा और एरोस्पेस के दृष्टिकोण से क्या है, तो रक्षा और एरोस्पेस के दृष्टिकोण से हो जाएगा कि इस मिशन से पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के भविष्य में लॉन्च के लिए लागत में कमी लाने में सहायक होगी। मतलब इसके लिए जो अभी हम देख रहे हैं कि RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अगर बनाने लगेंगे हम, तो लागत शुरू में ही बताया कि उससे लागत और समय सारा कुछ बच जाएगा। और उसके साथ भारत के मिसाइल रक्षा कार्यक्रम को भी इससे बहुत कुछ इनपुट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, तो भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए आर्थिक गतिविधियों पर काफ़ी बल मिलेगा। जैसे आप देखेंगे अमेरिका में लोग सैर करने के लिए अंतरिक्ष का जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉन्चिंग व्हीकल जा रहा है वो उसको लेके भी आ जा रहा है। तो भारत में डेवलप हो जाएगा, तो इससे बहुत कुछ आर्थिक तौर पर भी बहुत फायदा होगा। तो ये भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए बहुत कुछ रास्ते खोल देगा। इसमें प्रयुक्त रणनीतिक उपकरणों का उत्पादों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होगा। इसमें जो भी रणनीतिक उपकरण लगाए गए हैं उनसे बहुत कुछ इनपुट मिला है, उनका भी अलग अलग जगहों पर प्रयोग होगा। अब जैसे पृथ्वी का उसने अध्ययन किया है सेप ने, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें मिलेगा। और भी इससे जो चीज़ें हम निर्मित करेंगे उनका अलग अलग जगहों पे उपयोग होगा। उसके बाद बात आती है कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो अभी आप समझ रहे हैं कि जब इतना टफ काम अगर इसरो कर सकता है तो इसकी पूरे विश्व में क्या रहेगा, नाम होगा। पूरे विश्व में इस पर लोग ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे। तो लोग अपने सैटेलाइट को या अपने मिशन के लिए इसको कांटेक्ट करेंगे। तो यही बोल रहा है कि भारत को नई अंतरिक्ष व्यवस्था में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सक्षम है। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास को बल मिलेगा, हो ही गया है और बल मिलेगा। इस क्षेत्र में इसरो पर अत्यधिक भरोसा कायम होगा। अभी भी आप देखते हैं कि अलग अलग देशों के सैटेलाइट आके इसरो से कांटेक्ट करते हैं। और इसरो की जो शाखा है एंट्रिक्स और एक और न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया जो भी है, तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, 104, 4, 56, 50, 20 ऐसे सैटेलाइट को एक साथ इसरो भेजता है और पैसा कमाता है। तो और भरोसा लोगों का बढ़ेगा। और चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी हमको मिलेगी। जैसे जल हिम की मौजूदगी की पुष्टि से ये क्लियर हो गया है कि जल हिम वहाँ पे वाटर आइस की मौजूदगी है, इसकी पुष्टि हुई है। तो पिछले अवस्था में जो ये पिघली हुई अवस्था में होने के इतिहास की पुष्टि हुई है। उपसतह में जल हिम का पता लगाना इसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा मिल गया है। इंसान चंद्रमा पर जाके बसने की कल्पना कर रहा है, तो उस कल्पना को और ज़्यादा पंख लगाएगा ये। अगला क्या है, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है पृथ्वी के वायुमंडल के अध्ययन, लैंडर मॉड्यूल चंद्र सतह के गुणों की जांच करने और रोवर मॉड्यूल चंद्र शैलों एवं मृदा के विश्लेषण करने में क्या रहा है, पूरी तरीके से सफल रहा है। तो ये इसका महत्व है। और इस महत्व से संबंधित जो ये पेज है इसका भी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से हमने आज के इन 3 आर्टिकल को पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास किया कि इससे कोई भी बिंदु अगर रहे तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। और भी इन पर कुछ बहुत सी टेक्निकल बातें चंद्रयान मिशन पर हो सकती है, लेकिन उतनी टेक्निकल बातें हमारे लिए आवश्यक नहीं है। न्यूज में फिर बनेगा तो कुछ अलग डायमेंशन को भी इसमें और कवर करेंगे। आज मेरा पूरा इसका समग्र अध्ययन पे रहा कि आपको चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 और 3 के बारे में पूरा जितना भी डिटेलिंग हो सकता है वो सारी बातें मैंने आपको बताया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और राव IAS से जुड़े रहिए। धन्यवाद।